वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन जोग्राफी आसन बाय ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम जो मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पर्वतों से संबंधित बातों को कर रहे हैं और इसमें हम ज्वालामुखी पर चर्चा कर रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको अगर आप एक नए व्यूअर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए एक फेसबुक पेज प्रोवाइड किया गया है और उसको जानने के लिए आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से अबाउट फेसबुक पेज करके एक वीडियो है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप उस पर क्लिक करते हुए फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। आदित्य सिविल सर्विसेज के नाम से ग्रुप और पेज दोनों ही है, तो उसके नाम से वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और फिर वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन आंसर को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और विभिन्न एस्पिरेंट्स के आंसर्स को आप दे भी सकते हैं और वहाँ पे उनको फीडबैक दे सकते हैं आप अपने कमेंट्स के जरिए, और साथ ही साथ आप अपने आंसर्स को भी दिखा सकते हैं और लोगों के फीडबैक ले सकते हैं, तो इससे आप दोनों की ही हेल्प होगी। मतलब एक यहाँ पे देखा जाए तो एक कोऑर्डिनेशन की स्थिति आएगी, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो फिर हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी के ऊपर, जिसके अंतर्गत मैंने आपसे आंतरिक ज्वालामुखी पर थोड़ा चर्चा कर ली थी और उसमें भी स्पेशली मैंने आपसे बात की थी विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ थी आंतरिक ज्वालामुखी के अंतर्गत, जैसे कि लैकोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ क्या होता है, सील सीट ये सब क्या थे, डाइक इत्यादि, इन सब पर भी हमने चर्चा की, एक विस्तृत चर्चा की हमने। और आज जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम चर्चा करेंगे आपके बाह्य ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, आउटर वॉल्केनिक रिएक्शन या फिर एक्टिविटीज़ क्या होती है, किस प्रकार से आकृतियाँ इत्यादि बनती हैं, हम थोड़ा इस पर देखेंगे। तो सर ज्वालामुखी का चैप्टर देखिए एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें थोड़ा समय इससे लग रहा है, क्योंकि इसमें चित्र बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बाह्य ज्वालामुखी आकृतियों की बात करें, मान लिया आंतरिक की बात हम करें तो आंतरिक में आपने देखा कि मैंने एक ही 2 डायग्राम में आपको आंतरिक ज्वालामुखी के बारे में समझा दिया था। उससे पहले मैंने एक बेस बनाया था कि ज्वालामुखी किस प्रकार से होता है। तो आंतरिक ज्वालामुखी के बारे में एक ही डायग्राम में सारे ही चित्रों को अलग अलग मतलब एक ही साथ क्या कर दिया था, अमलगमेट करके वहाँ पे मैंने समझा दिया था आपको। तो एक आसान प्रक्रिया थी वहाँ पे, लेकिन जब आप बाह्य ज्वालामुखी क्रिया की बात करते हैं तो फिर इसमें क्या होता है कि आपको चीज़ें अलग अलग प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उनको बताना पड़ता है और उसके लिए आपको अलग अलग मतलब स्केचेस ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, आज हम बात करेंगे आपके बाह्य ज्वालामुखी क्रिया के बारे में। तो हमने जब शुरुआत ही एक इंट्रोडक्शन वाला क्लास लिया था ज्वालामुखी पर, तो उसमें हमने एक डेफिनेशन थोड़ा सा देखा था कि बाह्य ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं। आज एक बार हम इसे थोड़ा सा रिपीट करेंगे। तो बाह्य ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, जब ज्वालामुखी पदार्थ सतह को तोड़कर दरार एवं छिद्रों के सहारे सतह पर आ जाता है तब इसे बाह्य ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। इस आधार पर इसे 2 प्रकार में बांटा जाता है। तात्पर्य यह है कि जब नीचे से आप ज्वालामुखी क्रिया होती है और जो ज्वालामुखी पदार्थ मतलब जो मैग्मा होता है और जो ज्वालामुखी पदार्थ उसके साथ टुकड़े चट्टाई टुकड़े इत्यादि होते हैं, राख होता है, जलवाष्प होता है, जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हमने देख लिया उसको। तो होता क्या है कि जब वो लगातार भूपटल को तोड़ने का प्रयास करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब उसे वो तोड़ लेते हैं, तोड़ करके वो क्या करते हैं, भूपटल के ऊपर आ जाते हैं, मतलब बाहर, ठीक है। तब इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं बाह्य ज्वालामुखी क्रिया। लेकिन आपने जो पिछले वीडियो में जो आपने देखा था आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया, उसमें क्या होता था कि वो भूपटल को तोड़ते नहीं थे, भूपटल के नीचे ही रहते थे। अब भूपटल के नीचे ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, दरारों में वो क्या करते थे, भर जाते थे और उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाते थे, ठीक है। तो उसमें हमने विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखा था, ठीक है। बैथोलिथ क्या होता है, लाइकोलिथ, फैकोलिथ और डाइक, सील, सीट, इस प्रकार हमने आकृतियों को वहाँ पे देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यह आपके जो मतलब नीचे के जो पदार्थ हैं वो भूगर्भ ज्वालामुखी पदार्थ वो सब सतह के ऊपर आ जाते हैं और जब ये सतह के ऊपर आते हैं तो एक बाह्य ज्वालामुखी, ठीक है। अभी अंदर थे तो इसलिए हमने उसे आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया कहा और अभी बाहर आ गए तो हम इसे कह रहे हैं बाह्य ज्वालामुखी क्रिया। तो ये बाहर आकर के मतलब विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया तो उसे हम कहते हैं बाह्य ज्वालामुखी क्रिया। तो जब ज्वालामुखी पदार्थ सतह को तोड़कर दरार एवं छिद्रों के सहारे सतह पर आता है तब इसे बाह्य ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। इस आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए बाह्य ज्वालामुखी क्रिया को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो आप देखेंगे तो दरारी उद्गार की क्रिया, जिसे हम कहते हैं फिजर इरप्शन। केंद्रीय उद्गार की क्रिया कहें तो सेंट्रल इरप्शन। तो 2 प्रकार के यहाँ पे आपकी जो बाह्य ज्वालामुखी होती है क्रिया होती है वो मुख्यतः 2 प्रकारों के होते हैं। एक जो है दरारों के माध्यम से उद्गार होता है, ठीक है, फिजर इरप्शन कहते हैं, और दूसरा जो है केंद्रीय उद्गार होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम अलग अलग कि दरारी उद्गार की क्रिया क्या होती है, केंद्रीय उद्गार की क्रिया क्या होती है, इन दोनों को समझेंगे हम। इसमें जो दरारी उद्गार की क्रिया है ये बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, इससे आप मूलतः देखेंगे पठार इत्यादि का निर्माण होता है। और जहाँ तक बात है केंद्रीय उद्गार की क्रिया, तो इसमें थोड़ा से आपको वैरायटी मिलेंगी,
तरह तरह की आपको आकृतियाँ मिलेंगी, मतलब आकृतियाँ एक ही जैसी रहती है, उसमें क्रियाएँ तरह तरह की होती हैं, छोटी बड़ी परतदार, ठीक है, इस प्रकार की उसमें आकृतियाँ थोड़ा ज़्यादा मिलती हैं। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दरारी उद्गार की, फ्यूजर इरप्शन की। चलिए वापस अपन चलते हैं। तो अगर दरारी उद्गार की हम क्रिया की बात करें तो पहले हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, उसके बाद हम इसको चीज़ों को ब्रीफ करेंगे। तो दरारी उद्गार में किसी दरार के माध्यम से मुख्यतः क्षारी प्रकार के लावा का उद्गार होता है। अब क्षारी प्रकार का लावा क्या होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको पहले ही बता रखा है कि क्षारी प्रकार का लावा क्या होता है, अम्लीय प्रकार का लावा क्या होता है, क्योंकि मुझे पता था कि आगे ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो इसलिए पहले ही आपको बता दिया गया कि क्षारी प्रकार का लावा क्या होता है। इनकेस अगर आप मतलब नए व्यूवर हैं तो फिर कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे भी आप पिछले वीडियो देख लें, नहीं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है। तो दरारी उद्गार में किसी दरार के माध्यम से क्या होता है कि क्षारी प्रकार का जो लावा होता है उसका उद्गार होता है, ठीक है। तो दरारी उद्गार में क्या होगा कि एक दरार होगा, उस दरार के माध्यम से क्या होगा, जो क्षारी प्रकार का लावा होगा वो क्या करेगा, सतह से आपका ऊपर आने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये दरारी प्रकार का जो लावा ऊपर आने का प्रयास करेगा, ये क्षारी प्रकार का लावा होता है, ठीक है। अब क्षारी प्रकार के लावा की विशेषता क्या होती है कि ये पतला होता है, ठीक है, बहुत मोटा नहीं होता है, और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, ठीक है। और जब ये पतला होता है, सिलिका मतलब इसमें मात्रा कम होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये लावा दरार के सारे जब सतह पर आता है तो ये चूँकि पतला होता है, ठीक है, तरल होता है, तो तरल होने के कारण क्या होता है, धरातल पर क्षैतिज रूप से क्या होता है, अधिक दूरी तक फैलता है। अब मान लीजिए कि अगर आपने क्या किया, जैसे मैं कुछ ज़्यादा तरल की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक मान के चलें आप, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि मान लीजिए कि कहीं धरातल से नीचे क्या आ रहा है पानी आ रहा है, मान लीजिए नीचे से धरातल से कहीं छेद हो गया और यहाँ से ऊपर क्या पानी आया, तो आप मुझे बताइए क्या पानी जो सतह पे क्षैतिज अवस्था में, मतलब क्षैतिज रूप में सतह पे फैलेगा कि नहीं तेजी से, क्योंकि पानी क्या है, तरल है, पतला है, तो ज़्यादा तेजी से ये पूरा सतह पे क्या क्षैतिज रूप में फैलेगा ना। अब मान लीजिए मैं पानी ना आकर के कोई ऐसा पदार्थ आ रहा है जो थोड़ा सा पानी से बहुत मोटा हो, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो थोड़ा कम फैलेगा। जैसे मान लीजिए तेल ले लीजिए, तेल क्या होगा, थोड़ा सा कम फैलेगा यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा नहीं फैलेगा तेल, कम फैलेगा। तो मतलब एक समझने की बात है, देखिए असल में तेल और पानी इन दोनों से ही मोटे होंगे, आपके जो नीचे से जो लावा आएगा ऊपर, वो दोनों से ही मोटे होंगे, ठीक है। लेकिन बस यहाँ समझने के लिए कि अगर तरल रहेगा तो क्या होगा, क्षैतिज रूप में क्या करेगा, फैलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे देखें पठार की आकृति किस प्रकार निर्मित होती है, उस पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए फिर से शुरू करते हैं। तो हमने बात किया दरारी उद्गार में किसी मतलब एक दरार के सहारे क्या होता है, क्षारी प्रकार जो लावा होता है उसका उद्गार होता है, और ये लावा क्या होता है, पतला होता है, सिलिका की मात्रा इसमें क्या होती है, कम होती है, और जब ये सतह पर आता है तो उसके बाद क्या होता है, तरल होने के कारण ये क्षैतिज रूप में क्या होता है, अधिक दूरी तक फैलता है, ठीक है, इसे फैला होता है, और ये क्रिया लगातार होती रहती है। इस प्रकार धरातल पर लावा की एक परत सी बिछ जाती है और इसकी मोटाई 100 फीट तक पाई जाती है। लेकिन इसमें देखिए आप ध्यान रखेंगे कि एक बार की बात नहीं है, इसमें कई बार ऐसे अगर होते रहते हैं तो धीरे धीरे मोटाई भी उनकी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इस बार काफ़ी लंबे दूरी तक फैल जाते हैं, मोटाई 100 फीट तक पाई जाती है। तो इस प्रकार सब देखेंगे पठार की आकृति जो बात हम करते हैं कि पठार का कैसा निर्माण होता है, तो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे इससे जो है एक जो बैसाल्टिक पठार होता है, एक बैसाल्टिक पठार का यहाँ पर निर्माण होगा, ठीक है। जब लावा का लगातार जमा होता रहता है तब लावा पठार तथा लावा मैदान का निर्माण होता है। इस प्रकार से लावा पठार और मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो वही बात है बिल्कुल, जब लगातार आग के मान लीजिए कि जमता चला जाएगा ऊपर धरातल पर, तो लगातार ही बिल्कुल यहाँ पे पठार और मैदान की आकृतियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पठार थोड़ा और ऊँचा होगा, मैदान थोड़ा कम ऊँचा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मतलब इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, तो उसमें हम अगर सबसे पहले बात करें तो ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप सबसे पहले अपने भारत में ही देख लें, और इसमें देख लें आप, दक्कन का पठार है भारत का, कोलंबिया का पठार यूएसए का है, पराना का पठार ब्राज़ील में है, अबिसिनिया का पठार अफ्रीका में है, एग्नेब्राइट का पठार न्यूजीलैंड में है, साइबेरिया पठार आइसलैंड, मतलब ऐसे ढेर सारे आपके हैं, ठीक है। तो ढेर सारे आपके इस प्रकार की मतलब जो दरारी उद्गार है इसके एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे ऐसे आपके पठार आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं इनको बताता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे मैप पे इनको लोकेट नहीं करूँगा, तो आप देखेंगे मैं क्यों नहीं करूँगा ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप थोड़ा सा काम नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या होने शुरू हो जाएगी। तो इसी बहाने क्या है कि अब आपको देखिए इन सभी चीज़ों को लोकेट करना है, ठीक है। आपने देख लिया कि मैं बता दिया हूँ यहाँ पे कि भारत में है, पराना पठार ब्राज़ील में है, न्यूजीलैंड में एग्नेब्राइट, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको चीज़ें बता दी गई हैं तो अब आप यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है, बता तो दिया गया कि यूएसए में है, ये अफ्रीका में है, बता दिया गया, अब उसमें ढूंढने की क्या जरूरत नहीं।
आप एक बार एटलस खोलेंगे, उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये है। अफ्रीका भारत के किस हिस्से में है, दक्षिण पठार कहाँ मिलता है, कोलंबिया के किस भाग मतलब यूएसए के किस भाग में ये पाया जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप ब्राज़ील के पुराना पठार है तो कहाँ पे है, दक्षिणी ब्राज़ील में है, उत्तरी ब्राज़ील में है, पश्चिमी है, पूर्वी है, सेंट्रल है, कहाँ है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। देखिए अगर आप लोकेट करते हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप इसी, मान लीजिए कि आप दक्कन के पठार को लोकेट करने जा रहे हैं फिजिकल मैप में आपके इंडिया के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दक्कन का पठार को ही आप देखेंगे, वहाँ पे पाएंगे और भी आपको कई आकृतियाँ, कई वहाँ पे चीज़ों के बारे में कोई जानकारी अलग से मिलना शुरू होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक को ढूंढने जाएंगे, 2-4 और ढूंढ कर आएंगे, तो आपके दिमाग में फिर वो चीज़ें बैठ जाएंगी कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। फिर कभी एग्जाम में प्रोड्यूस करना होगा तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आप हमेशा जब भी मैं कहूँ कि मैप देखिए तो आप समझिए कि वो सबसे बड़ा आपका मतलब इसमें कार्य है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद, नोट्स बनाने के बाद सबसे बड़ा आपका कार्य है कि उसे आप देखें, पहले मैप में लोकेट करें, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पावर, एक विजुअलाइजेशन जो आपका ना वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाएँ, ठीक है। जब मैं बोलूँ कि ये पठार, तो आप तुरंत आपको दिमाग में वो आकृति, उस जगह का पूरा मतलब किस देश में है, उस देश में किस जगह पर है, वो आपके तुरंत दिमाग में क्या करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। तो इसलिए आप इसे लोकेट करेंगे। देखिए वही बात हम जो अभी हम आपके थ्योरी के माध्यम से चीज़ों को देख रहे थे, उसी को हमने एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। जैसे अगर बात करें हम, तो आप सभी मैग्मा चैम्बर से पहले से परिचित हैं कि मैग्मा चैम्बर क्या है। तो मैग्मा चैम्बर वो है जहाँ पे मैग्मा का जमाव ज़्यादा होता है और मैग्मा की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ से जो है तापीय ऊर्जा तरंगें फिर क्या करती हैं, ऊपर भूपटल की ओर मूव करती हैं। तो यहाँ पर आप देखें तापीय ऊर्जा तरंगें, देखिए यहाँ पर मूव कर रही है भूपटल की ओर। तो एक दरार, देखिए यहाँ पे एक दरार के सहारे, ठीक है, एक दरार के सहारे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो तरल मैग्मा नीचे का वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। और जब ये ऊपर आ रहा है, चूंकि तरल है, सिलिका की मात्रा कम है, क्षारीय प्रकृति का है, पतला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए क्षैतिज में देखिए बिछता चला जाएगा, क्षैतिज में ज़्यादा दूरी तक क्या होगा, बिछता चला जाएगा। देखिए अपना ये बिछ रहा है। इसी प्रकार से लगातार इसमें जब क्रिया लगातार दीर्घकालीन प्रक्रिया होगी तो यहाँ पे फिर पठार इत्यादि का फिर धीरे धीरे निर्माण होगा, ठीक है। मैदान भी उसी की आकृति है जो थोड़ा से पठार से कम ऊंचा होगा। तो पठार से कम ऊंचा है तो मैदान हो गया, ऊंचा ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे आपका पठार हो गया। तो इस प्रकार से देखिए लगातार ये बैसाल्टिक पठार, मतलब बैसाल्टिक मैदान, बैसाल्टिक पठार, लावा मैदान, इस प्रकार की आकृतियाँ देखिए लगातार इसमें निर्मित होनी शुरू हो जाती हैं। एक हल्का सा छोटा सा देखिए, एक छोटा सा सिल्ड नुमा, देखिए थोड़ा सा बीच में उभरा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा उभरा हुआ सिल्ड नुमा की आकृति, मतलब कि पठार नुमा आकृति यहाँ पे बनती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें दरारी उद्गार की क्रिया यहाँ पे हो रही है, और इधर भी ये क्षैतिज दिशा में मतलब फैल रहा है, सब इधर भी फैल रहा है, ठीक है। दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है तो इस प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देती है। पतला क्षारीय लावा यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलिका यहाँ पे कम होती है इसमें। ये पठार जो है बैसाल्टिक है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के मतलब तरीकों से देखें आप कि किस प्रकार से लंबी एक प्रक्रिया होती है। तो फिर यहाँ पे ये जो पठार है इसकी आकृति इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। तो पठार क्या, बैसाल्टिक प्रकार का पतला क्षारीय लावा यहाँ पे निकलता है। ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे अगर अम्लीय प्रकृति का लावा निकलेगा तो वो इस प्रकार की आकृति नहीं बनने देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, मोटा होता है और बहुत पतला होता नहीं है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाएगा, ठीक है। मतलब एक क्षैतिज जो फैलाव जिस प्रकार से एक क्षारीय प्रकृति के लावा का होता है उतना उसका नहीं हो पाएगा। और जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर क्या होगा, वो बस पास में ही मतलब कुछ ही दूर तक फैलते हुए एक गुंबद नुमा आकृति बनाएगा वो, ठीक है, ऐसे गुंबद नुमा आकृति बनाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो पठार इत्यादि की मतलब आकृति जो बनती है वो क्षारीय प्रकृति के लावा से ही बनेगी, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, तो ये एक चित्र था, हमने इसका थ्योरी देख लिया, हमने इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, तो सारे एग्जाम्पल्स को आप लोकेट करेंगे, ठीक है। आइए बात करें आगे केंद्रीय उद्गार के बारे में चर्चा करें। हमने दरारी उद्गार को देख लिया, अब हम केंद्रीय उद्गार के बारे में चर्चा करेंगे। ढेर सारे चित्र इसमें हैं, तो चित्रों को भी हम देखेंगे। तो बात करें अगर केंद्रीय उद्गार की क्रिया के बारे में, तो जब ज्वालामुखी पदार्थ भूपटल को तोड़कर किसी छिद्र के सहारे सतह पर आता है तब मुख्यतः सिलिका प्रधान अम्लीय गाढ़ा लावा का उद्गार होता है, जिसके एकत्रित होने से ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो हमने कहा था कि हम ज्वालामुखी पर्वत पर डिस्कस करेंगे, ज्वालामुखी पर्वत क्या है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम जो ज्वालामुखी पर्वत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जब ज्वालामुखी पदार्थ, ठीक है, क्या करता है, भूपटल को तोड़ के भूपटल के सभी आएंगे। हम यहाँ पे क्योंकि बात कर रहे हैं आपके बाह्य ज्वालामुखी क्रिया की, तो बाह्य ज्वालामुखी क्रिया में क्या है, एक चीज़ कॉमन है कि सभी की सभी आकृतियाँ जो बनेंगी आपकी वो भूपटल के ऊपर बनेंगी, ठीक है, ना कि भूपटल के नीचे बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ सभी जो ज्वालामुखी पदार्थ होंगे वो ऊपर आना ही आना उनको, उसके बाद ही वो बाह्य ज्वालामुखी की क्रिया में कंसिडर किए जाएंगे, आकृतियों में कंसिडर किए जाएंगे।
तो जब ज्वालामुखी पदार्थ भूपटल को तोड़कर किसी छिद्र के सहारे क्या होता है, सतह पर आता है, ठीक है, एक छिद्र के सहारे सतह पर आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका अब इसी सहारे, ये मान लीजिए सतह पर क्या होगा, छिद्र के सहारे सतह पर आएगा ज्वालामुखी आपका, ठीक है। तो तब क्या करें, तब करें सिलिका प्रधान अम्लीय गाढ़ा लावा का उद्गार होता है, जिसके एकत्रित होने से ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो एक छिद्र के सहारे क्या होगा, यहाँ से अम्लीय प्रधान, ठीक है, जो सिलिका प्रधान एक अम्लीय मतलब लावा होगा जो कि गाढ़ा होता है, वो यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। और फिर जब ऐसा होगा तो फिर लगातार यहाँ पे इसके एकत्रित होने से, इस प्रकार से अम्लीय प्रकार के लावा को एकत्रित होने से, चूंकि गाढ़ा है तो ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं, एक क्या होगा, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण देखिए होना शुरू हो जाता है। और जब जब ऐसा होता है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होना शुरू होता है, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे कुछ ज़्यादा समय के बाद फिर जब इसकी ऊंचाई थोड़ा सा बढ़ जाती है तो इसे हम फिर ज्वालामुखी पर्वत कहने लगते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि अभी उसमें कहा गया दरार के माध्यम से, इसमें कहा जा रहा है छिद्र के माध्यम से, तो कैसे दरार कैसे छिद्र, अंतर कैसे आएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए दरार की जहाँ तक बात करें तो दरार मान लीजिए कि थोड़ा सा कहीं से भी एक मतलब चटकन चिरिक पड़ गया तो उसके माध्यम से थोड़ा सा पतली सी यहाँ पे दरार की क्रिया, दरार उत्पन्न हो जाता है, तो उसके माध्यम से यहाँ पे चीज़ें जो है मतलब जो पतला लावा होता है वो बाहर आ पाता है। लेकिन जब मोटा जो लावा मतलब कि जो अम्लीय प्रकार का लावा होता है, ये जब ऊपर आएगा तो इस दरार के माध्यम से ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जैसे ऊपर आएगा यहीं पे रुक जाएगा, जम जाएगा, ठीक, क्योंकि मोटा है। लेकिन जो क्षारीय प्रकृति का लावा होता है वो दरार के माध्यम से ऊपर आ सकता है, ठीक, क्योंकि पतला होता है। और जब आपका अम्लीय प्रकार का लावा होता है तो मतलब पूरा ये केंद्रीय उद्गार की प्रकृति के द्वारा मतलब लगातार यहाँ से मैग्मा के द्वारा लगातार ऊपर ये आता है, ठीक है, जिससे आप ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पे होता है कि भाई आप पतला है तो किसी थोड़ा मोड़ा जगह मिल जाएगी उसको तो उसमें से भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो ये थोड़ा अम्लीय प्रकार का थोड़ा सा इसे जगह ज़्यादा चाहिए, मतलब दरार के माध्यम से नहीं आता है, बल्कि एक पूरा बाकायदे आप देखेंगे तो एक नली के माध्यम से ऊपर आता है, ठीक है, एक छिद्र बनता है, तो छिद्र चाहिए उसके माध्यम से ऊपर आएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय उद्गार की क्रिया में जो आपका ज्वालामुखी होता है क्या होता है, भूपटल को तोड़कर किसी छिद्र के सहारे सतह पर आता है, और इसमें क्या होता है, मुख्यतः सिलिका प्रधान अम्लीय गाढ़ा लावा का उद्गार होता है, जिसके एकत्रित होने से ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, ठीक है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब देखिए जब फिर से बात इसे समझते हैं कि जब मान लीजिए कि यहाँ से क्या होता है, लावा का यहाँ पर उद्गार हो रहा है, केंद्रीय प्रकृति का लावा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि अम्लीय प्रकार का था तो देखिए पहले निकलेगा तो ऐसे थोड़ा सा कुछ दूर यहीं पे जम जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि अम्लीय फिर इसमें निकलेगा, फिर जमेगा, फिर निकलेगा तो फिर जमेगा, धीरे धीरे शंकु का यहाँ पे निर्माण होगा। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, जब ज़्यादा समय तक ऐसे ऊंचा होता चला जाएगा तो फिर यहाँ पे इसे क्या कह देंगे, ज्वालामुखी पर्वत है। तो शंकु ही क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, इसमें कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है इसकी, ठीक है। तो शंकु ही ज्वालामुखी यहाँ पे पर्वत है, इस प्रकार की आकृति में दिखाई देती है। तो इसे हम कहते हैं केंद्रीय उद्गार की क्रिया द्वारा कैसे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। बात अगर हम करें तो ज्वालामुखी का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग पर कीपाकार आकृति स्थित होती है, जिसे हम क्रेटर कहते हैं। क्रेटर आपको मैंने चित्र के माध्यम समझा रखा है, जैसे देखिए मान लीजिए ये थोड़ा सा ऐसी स्थिति बनती है ना, ये ऐसी स्थिति बनती है ना, जैसे ज्वालामुखी के बिल्कुल शीर्ष भाग पे आप देखे होंगे कि मैंने आपको बताया होगा, मान लीजिए ज्वालामुखी है, ठीक है, ये बीच में देखिए ऐसी स्थिति बनती है, होता है ना। कह रहे हैं कीपाकार में कीप क्या होता है, कीप का गहराई ऐसी होता है ना, ठीक, बीच में क्या होता है, फिर एक नली लगी होती है, तो वैसे ही यहाँ पे केंद्रीय उद्गार के लिए नली लगी हुई है, ठीक है, सॉरी, तो केंद्रीय उद्गार पे एक नली लगी हुई है यहाँ पे आप देखें तो, और इसके माध्यम से एक देखिए कीप की आकृति, अगर हम इतना दूर का हिस्सा देखें तो एक कीप की हमें आकृति दिखाई देती है, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष भाग पर कीपाकार आकृति स्थित होती है, जिसे हम क्रेटर कहते हैं। तो क्रेटर से आप पहले से भी परिचित हैं, जब मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने क्रेटर के बारे में बताया था, तो आप वहाँ से परिचित हैं। अब क्रेटर के बाद हम थोड़ा सा एक और आकृति पर थोड़ा चर्चा करेंगे, जिसका नाम है काल्डेरा, ठीक है। तो काल्डेरा क्या होता है, देखिए इसमें मैंने ज़्यादा लिखा, मैं वो समझा दूंगा थोड़ा सा कि काल्डेरा आखिर होता क्या है और इसका क्या मतलब। देखिए क्रेटर से अधिक विस्तृत रूप को काल्डेरा कहते हैं। इसमें जल के इकट्ठा होने से झील का भी निर्माण होता है। अब देखिए अधिक, बस आपको देखिए समझना जो मेन चीज़ है वो यही है कि क्रेटर से अगर कोई बड़ा आकृति बनता है, मतलब कुछ क्रेटर से कुछ ज़्यादा गहरा और क्षेत्रफल में ज़्यादा इस प्रकार की अगर आकृति बनती है तो उसे क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं, ठीक है, काल्डेरा कहते हैं। और काल्डेरा में जब क्या होता है कि मान लीजिए कि ज़्यादा गहरा चौड़ा हो जाता है तो इसमें मान लीजिए बारिश इत्यादि से पानी इकट्ठा होने लगता है, तो फिर उसमें एक समय बाद वहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जल के इकट्ठा होने से उसमें झील का भी निर्माण होता है। तो अभी आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको थोड़ा सी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब बात जहाँ तक करेंगे हम काल्डेरा के निर्माण की, देखिए ये है आपका काल्डेरा के निर्माण की जहाँ तक बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति मानी जाती है कि जब, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसका मैंने कुछ लिखा नहीं उस तरह से, बस आप इसे समझ लें एक बार। होता क्या है कि जब
ज्वालामुखी देखिए, मान लीजिए अभी ये इसकी स्थिति अभी ऐसी नहीं, मान लेते हैं कि अभी इसकी स्थिति क्या है, अभी ऐसी है। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के। मान लीजिए अभी इसकी स्थिति ऐसी है, मतलब कि ये बीच में आपका ये आपका क्रेटर है, ठीक है। मान लीजिए बीच में आपका भी क्या है, ये क्रेटर है। तो अब मुझे बताना है आपको ये कि कैसे काल्डेरा की उत्पत्ति हो रही है। देखिए इसमें कई मतभेद हैं, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन जो वर्तमान हम जो मान स्थिति है उसको हम किस हिसाब से लेंगे। ये कहा जाता है इसमें कि क्या होता है कि जब क्रेटर यहाँ पे रहता है तो क्रेटर में क्या होता है, फिर एक ज्वालामुखी क्रिया रहती है, तो फिर इसमें फिर क्या होता है, विस्फोट होता है, फिर ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो फिर यहाँ पे विस्फोट होगा, तो फिर यहाँ पे विस्फोट होने के बाद तो फिर ये टूटेगा, ठीक है, टूटेगा, फिर यहाँ पे विस्फोट होगा, तो यहाँ के जो टुकड़े चट्टान टुकड़े टुकड़े होते हैं वो दूर दूर जाकर फिर छटकना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, दूर दूर जाकर के बिखरना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए जब ऐसा होगा तो फिर यहाँ से क्या होगा कि अब इस जब यहाँ से टुकड़े चट्टान टुकड़े इत्यादि जो यहाँ पे हैं वो दूर दूर चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर की थोड़ा चौड़ाई बढ़ जाएगी, गहराई भी बढ़ जाएगी, थोड़ा चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, इसका मुंह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब भाई मुंह पे आके ब्लास्ट हो गया पूरा मुंह पे, तो जो पहले से स्थित वहाँ पे टुकड़े रहेंगे वो क्या होंगे, दूर दूर जाकर गिरेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, यहाँ से नीचे से यहाँ से आपके अंदर आंतरिक पदार्थ जब निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ से दूर जाएंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा गहराई बढ़ जाएगी, फिर मान लीजिए फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे आपके विस्फोट हुआ कुछ समय बाद यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे विस्फोट हुआ कुछ समय बाद, तो फिर यहाँ पे जो छोटे चट्टान टुकड़े इत्यादि होंगे वो भी दूर दूर जाकर गिरेंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे फिर गहराई बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा इसलिए एक समय आता है कि मतलब कि थोड़ा सा क्रेटर से बहुत ज़्यादा इसकी जो गहराई होती है, चौड़ाई इत्यादि जो व्यास होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और ध्यान रखिए एक एक क्रेटर जो काल्डेरा होता है ना, इसका जो व्यास आप इसे तो यहाँ पे छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं असल में बताऊँ तो इसका लगभग 100 किलोमीटर, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर तक का इसका जो है व्यास होता है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये आप इसे 100 किलोमीटर तक के स्क्वायर किलोमीटर तक के क्षेत्र को इमेजिन करें आप, इतना चौड़ा ये होता है। देखने में बस छोटा है, लेकिन असल में ये बहुत बहुत चौड़ा होता है, एक एक देखें तो जिले को ये कवर कर लेगा, इतना इसकी चौड़ाई मतलब होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे इसकी होती है, जिसे हम कहते हैं काल्डेरा। तो काल्डेरा क्या होता है कि फिर से मैं समझा दूँ आपको कि क्या होता है, क्रेटर का एक विस्तृत रूप होता है, मतलब क्रेटर जब क्या होता है, छोटा होता है आकृति में, लेकिन जब वो बार बार विस्फोट उसमें होता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, इसका गहराई, इसका चौड़ाई इत्यादि जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर ये बाद में काल्डेरा का ये निर्माण यहाँ पे हो जाता है। और मान लीजिए कि फिर इसमें उद्गार नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब अभी ज्वालामुखी कुछ पल के लिए शांत हो गया है, ठीक है, सुसुप्त है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि फिर क्या होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है, शांत ज्वालामुखी क्या होता है, ये भी हमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब ऐसी स्थिति यहाँ पे होती है तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए बारिश इत्यादि होती है तो यहाँ पे जल इकट्ठा होने लगते हैं, फिर बारिश हो रही लगातार, जल इकट्ठा होने लगता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, एक समय आता है कि यहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है, पानी इकट्ठा होने से यहाँ पे झील का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काल्डेरा झील कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति भी हमें दिखाई देती है। अब मैं चीज़ों को आप थोड़ा सा यहाँ पे बताकर दिखाया। लेकिन घोंसलादार काल्डेरा क्या होता है कि मान लीजिए पहले क्या हुआ कि पहले अभी यहाँ पे विस्फोट हुआ तो अभी थोड़ा सा ऐसी स्थिति बनी, फिर दूसरे बार में विस्फोट होता है ऐसी स्थिति बनी, फिर तीसरी बार में विस्फोट हुआ तो फिर ऐसी स्थिति बनी, मतलब एक जो परतदार परत बनती जाती है स्थिति, आपके क्रेटर छोटा क्रेटर बड़ा होने की, फिर काल्डेरा के बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में इस प्रकार जो स्थिति बनती है यहाँ पे सेम कहते हैं घोंसलादार काल्डेरा। अब मैं आपको चीज़ों चित्र से दिखाऊंगा, चित्र से बात करेंगे हम उस पर, तो शायद आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। आइए बात करते हैं। देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार के भी क्या है, काल्डेरा ही है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये काल्डेरा एक ऐसा काल्डेरा है जहाँ पे देखेंगे तो अभी ये उद्गार इसमें नहीं हो रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आपसे कि उद्गार क्यों नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई तो नहीं दे रहा हो, लेकिन आप देखिए कुछ रास्ते यहाँ पे बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ इत्यादि रुकी हुई हैं। अब फिर देखिए यहाँ से भी रास्ते ऐसे बनाए गए हैं। तो रास्ते बनाए गए इसका मतलब ये, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये या तो शांत है या तो सुसुप्त अवस्था में है, ठीक है, और जो कि बहुत सालों से सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है और अभी निकट भविष्य में इसमें विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तभी इसमें जो है मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ इत्यादि रुकी हुई आकर के, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं लेती यहाँ पे कि जाकर के एक सक्रिय ज्वालामुखी के बगल में जाकर के क्या करें, रोड बनाएं और उस पर जाकर के पिकनिक इत्यादि मंगाएं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस के तौर पर उसको यूज करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ज्वालामुखी है ये क्या है, अभी शांत ज्वालामुखी। तो देखिए इस प्रकार की आकृतियाँ देखिए यहाँ पे बनती हैं, देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा गहरा है। सोचिए गाड़ियाँ इतनी दिख रही हैं, देखिए कितना चौड़ा ये बहुत चौड़ा है, ठीक है। और हम आकृतियों को देखें अगर, देखिए ये एक द्वीप जैसे होता है ना, कि मैंने आपसे बताया था कि किस प्रकार से एक मतलब दो प्लेटें जब सारी प्लेटें आपस में अभिसरण करती हैं तो वहाँ पे क्योंकि प्लेटें बहुत ही मतलब पतली होती हैं, तो उसमें प्लेटों को तोड़ करके नीचे का मैग्मा ऊपर बाहर आ जाता है। तो इस स्थिति की वजह से
यहाँ द्वीपीय क्षेत्रों में क्या होता है लगातार आप देखेंगे अगर वो अब सारी सीमांतों पर आधारित मतलब सीमांतों पर स्थित हैं तो वहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया बहुत ही तीव्रता से होती है। तो यहाँ पे आप देखें एक ज्वालामुखी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। और अगर हम देखें तो देखिए ये आपको चित्र थोड़ा सा देख के समझना होगा कि कितना ज़्यादा इसमें फोर्स होता है, मतलब कितने फोर्स से ये आपके ज्वालामुखी जो होता है विस्फोट, इसमें उद्गार कितना फोर्स से होता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे छोटा, देखिए यहाँ देख रहा हूँ ये ज्वालामुखी यहाँ से देखिए उद्गार हो रहा है, ठीक है। ये सैटेलाइट से लिया गया इमेज है और काफ़ी ज़्यादा देखिए यहाँ पे उद्गार हो रहा है। देखिए कितना फोर्स यहाँ पे है, बहुत ही फोर्स। देखिए कितनी ऊंचाई तक ये आपका ज्वालामुखी जो है उद्गार होकर के जा रहा है ना, कितनी ऊंचाई तक ये बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक, मतलब इतनी ऊपर ऊपर तक जाता है क्षोभ मंडल, कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्षोभ मंडल को भी पार कर देते हैं, ठीक है, जो कि 12 किलोमीटर उसकी ऊंचाई होती है। तो इस प्रकार की भी स्थिति आती है। और पूरे आकाश में जहाँ पे वायुयान इत्यादि उड़ते हैं तो आप देखेंगे कि वायुयान इत्यादि उड़ने में बाधा भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पूरे आकाश में यहाँ पे क्या राख धूल इत्यादि क्या होती है, भर जाते हैं, पूरे आकाश में पूरा दिखाई नहीं देता है। तो जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो फिर इनको भी वहाँ पे इनकी उड़ाने को उड़ानों को कर दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है, उड़ाने फिर नहीं हो पाती, उड़ानें रद्द हो जाती हैं जब भी कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो आप लगातार न्यूज़ में अभी इस साल ही, पिछले साल ही देखें तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से आपका जो फ्लाइट्स हैं उनकी उड़ानों को क्या किया था, रद्द कर दिया गया था। तो इस प्रकार की देखिए चीज़ें होती ही रहती हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आपकी बहुत ही ज़्यादा ये मतलब वाइडली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपके ह्यूमन पॉपुलेशन को, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देती है, देख रहे हैं किस प्रकार से चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप जब ये विस्फोट होता है इसमें तो जो राख, जो इनकी धूल इत्यादि, जो चट्टानी टुकड़े, तो मान लीजिए चट्टानी टुकड़े तो बहुत दूर तक नहीं जाते, लेकिन फिर भी ये भी बहुत कई किलोमीटर तक चट्टानी टुकड़े इनके जाकर दूर तक जाकर गिरते हैं। और देखेंगे आप तो ये हज़ारों किलोमीटर तक आपके ये जो राख इनके ज्वालामुखी जो पदार्थ होता है वो जाकर के डिपॉजिट होता है। तो बहुत दूर दूर तक इनके सारे जो अंडर के मटेरियल होते हैं वो दूर दूर तक जाकर के गिरते हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा इसमें फोर्स होता है जब ये नीचे से निकलते हैं बाहर, तो कितना ज़्यादा इसमें फोर्स होता है कि इतनी दूर दूर तक ये क्या करते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं। तो इस प्रकार की हमें स्थितियाँ दिखाई देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ तो इससे आपको चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, कि कैसे चीज़ें घटित होती हैं हमारे सामने। तो ये देखिए इससे क्या होता है कि आपका एक विजुलाइजेशन जो होता है ना, विजुलाइजेशन आपका थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है। तो ये फिर आप इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि फिर आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की स्थिति में होते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। और ये देखते हैं चीज़ों। अब देखिए मैंने आपको जो बात की वो काल्डेरा झील की बात की ना, कि झील किस प्रकार से निर्माण होता है। तो मान लीजिए अब ये क्या हो गया कि यहाँ पे काल्डेरा की उत्पत्ति हुई, देख रहे हैं काल्डेरा बना। अब क्या हो, देखिए अभी थोड़ा सा देखिए यहाँ पे धुएं इत्यादि निकल रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ये ठंडा हो गया, ठीक है, अभी तो गर्म होगा, तो इसलिए अब जल है, गर्म है, तो यहाँ जलवाष्प बनेगा, तो जलवाष्प ही आपके निकल रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से जलवाष्प दिख रहा होगा आपको। तो इसमें यह है कि आप देखें ध्यान से सॉरी, तो जब ये काल्डेरा मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी कुछ देर के लिए क्या शांत होगा, या तो ये शांत है, या तो ये अभी सुसुप्त अवस्था में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है। तो फिर सक्रिय होगा, तो सक्रिय में तो मतलब झील बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगातार उसमें विस्फोट लगातार उद्गार होता रहता है। तो अगर जल इत्यादि है तो भाप बन तुरंत ही उड़ जाएगा, ठीक है, तो वो टिकने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब क्या होता है कि ये थोड़ा सा शांत हो जाते हैं या फिर सुसुप्त अवस्था में होते हैं, तो फिर होता ही है कि फिर बारिश इत्यादि होती है, तो फिर लगातार जल इत्यादि इकट्ठा होने से एक समय आता है कि यहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं काल्डेरा झील। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये झील समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से झील इत्यादि का निर्माण होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है। एक आकृति आप यहाँ पे भी देखें, ये घोंसलादार काल्डेरा नहीं है, जैसा कि आपने पिछले अभी शायद नहीं देखा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए इस प्रकार काल्डेरा का यहाँ पे निर्माण, ये कितना देखिए मतलब एक पूरा राख इत्यादि साइड आप देखते हैं, पूरे राख इत्यादि इसके जमे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल राख से ही पूरा पटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इसमें उद्गार की क्रिया कुछ दिखाई नहीं दे रही है सच, तो इस प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देती है। ये देखिए आपको एक चित्र और देखिए आप, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा फोर्स इसमें होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये आपका देखिए एक ज्वालामुखी, देखिए साइड जो गिरे हुए सब चट्टानी टुकड़े पदार्थ राख इत्यादि धूल इत्यादि यही सब है इससे साइड, ठीक है। देखिए कितना तेज़ी से इसमें देखिए विस्फोट हो रहा है, देख रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, बहुत ही ऊंचाई तक जाएगा। इतना देखिए इतना भयंकर इसमें विस्फोट हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा ये विस्फोट इसमें तेज़ी से होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली इफेक्ट करते हैं आपके एनवायरनमेंट को, आपके जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्ट करते हैं, बैडली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। खेतों इत्यादि में अगर अगल बगल कहीं खेती इत्यादि होती है तो वहाँ पे भी अगर राख इत्यादि इनके गिर जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी समस्याएं इत्यादि बढ़ जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये परेशान करते हैं, और लोगों को सांस लेना दुभर हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल इत्यादि से पूरा वायुमंडल क्या होता है,
आपका देखेंगे तो जो निचली आपका वायुमंडल होता है पूरी तरीके से वो क्या ढक जाता है, तो इससे फिर यहाँ पे सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है। तो जब ज्वालामुखी कहीं विस्फोट होने वाला रहता है तो उसके पहले वैज्ञानिक सबको क्या करते हैं, बहुत ही दूर ले आकर के अपने घरों से हटा देते हैं, कहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ से निकलें, और कैंपों में ले आकर उनको विस्थापित करते हैं कुछ समय के लिए, और जब विस्फोट खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर ये वापस लेकर आते हैं। और ऐसा भी नहीं कि विस्फोट अभी तुरंत खत्म हो जाता है, कई दिनों तक विस्फोट होता रहता है, ठीक है। तो ऐसी भी स्थिति आती है। ये देखिए थोड़ा सा दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है, और ये चीज़ें काफ़ी वाइड आप एंगल पर देखेंगे तभी आप उस चीज़ें समझ आएंगे। आप सोचेंगे नहीं विस्फोट हो गया, 2-3 मिनट पहले विस्फोट हुआ, अब खत्म विस्फोट, ऐसा नहीं होता, लगातार विस्फोट होता है। बहुत ही अंदर जहाँ पृथ्वी के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जब ये कहीं से भी जगह इसको मिलता है ना तो वो पूरा अपना एफर्ट लगा देता है कि देखो हमारी ताकत, ठीक है। तो वही बात कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं। आप कितने भी एटम बम बना लें, कितने भी हाइड्रोजन बम बना लें, जब प्रकृति का बम फूटेगा तो फिर आप उसको जो है सहन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी भी स्थिति यहाँ पे होती है। देखिए ये मैंने आपको घोंसलादार जो काल्डेरा बताया कि किस प्रकार से घोंसलादार काल्डेरा बनती है, ये देखिए उसका एक आकृति है। देखिए देख रहे हैं आप कि यहाँ पे पहले देखिए ये कैसा, ये बड़ा वाला हिस्सा बढ़ते से घटते क्रम में है, ठीक है, एक ऐसी आकृति में दिखाई देती है। इसे कहते हैं घोंसलादार काल्डेरा। मतलब एक घोंसला जैसी इसकी आकृति होती है, इसका नाम जो है घोंसलादार काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। आपने घोंसला देखा होगा गाँव इत्यादि में, ठीक है, पक्षियों इत्यादि बनाते हैं घोंसला, कि क्या होता है कि एकदम पहले बिल्कुल चौड़ा होता है, ठीक है, मतलब उनकी एकदम तसरी का नुमा होता है, बहुत चौड़ा होता है पहले, फिर थोड़ा नीचे में गहरा, फिर कम चौड़ा, फिर से बीच में बिल्कुल सेंटर, वहीं पर उनके अंडे इत्यादि बच्चे इत्यादि रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देती है इस काल्डेरा की स्थिति में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही है। एक आकृति आप ये भी देखें, देखिए कितना, मतलब ये बहुत ही बड़ा है। आप इसे इमेजिन अगर करें तो ये इसकी आकृति मतलब ये छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी आकृति है, और इस प्रकार से हम इसे देख पा रहे हैं। देखिए अभी नीचे से किस प्रकार से अभी उद्गार इत्यादि की क्रिया अभी भी इसमें लगभग जारी है, लेकिन काफ़ी समय से इसमें उद्गार नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि अगर काफ़ी समय से उद्गार नहीं हुए इसलिए देखिए यहाँ पे आप वनस्पतियाँ इत्यादि इसके ऊपर तक थोड़ा से उग गई हैं, नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर ये यहाँ पे ये लोग जिंदा नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति काफ़ी समय से उद्गार नहीं हुआ, लेकिन उद्गार होने की अवस्था में अभी होगा, ये उद्गार होगा कुछ समय बाद इसमें। तो ऐसी भी अब ये उद्गार होगा या नहीं हुआ ये अभी मत सोचें, इसे विश्वव्यस्त प्रकार का ये उद्गार इसमें होता ही रहता है, ठीक है। तो ये भी आकृति है, मतलब देखिए आकृति आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ना ताकि आपको चीज़ें एक ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग मोड में आप आ जाएं, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ, इसलिए आपको ये आकृतियाँ दिखाई जा रही हैं, ठीक है। एक स्केच ड्रॉ करना वो तो अलग बात है, लेकिन जब चीज़ों को रियलिटी में कैसी चीज़ें हैं अगर वैसे दिखा दी जाती है तो फिर आपके दिमाग में वो आकृतियाँ हमेशा के लिए छप जाती हैं, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है ना वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको चित्रों के माध्यम चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए तो ये हमने देख लिया सभी चीज़ों को, सभी चित्रों को हमने देख लिया, तो इससे मुझे लगता है कि आपको अब एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग ज्वालामुखी क्या होता है इसके बारे में आपको हो गई होगी। चलिए वापस चलते हैं अपने हम चित्र पर चलते हैं। तो मैंने काल्डेरा के बारे में आपको समझाया, घोंसलादार काल्डेरा, उसकी भी मैंने आपको एक आकृति दिखाई, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा कुछ और प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो आपके बाह्य जो शंकु हैं उनके कुछ प्रकारों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और उसमें देखेंगे कौन कौन से प्रकार हमारे सामने भी और स्थित मौजूद है, ठीक है। आइए ये देखिए एक सिंडर शंकु है, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अगर आप इस चित्र को देखें तो मैंने इस चित्र को ही इस तरीके से ड्रॉ किया है कि आपको चित्र के माध्यम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस मुझे एक बार मतलब मैं आपको समझा दूँ, बता दूँ कि ये क्या किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। तो देखिए सिंडर शंकु की अगर बात करें तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसका निर्माण होता है ना, ये सिंडर शंकु कैसे बनता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले जो आपके राख होते हैं, जो आपके धूल कण होते हैं, ठीक है, जो ज्वालामुखी पदार्थ होते हैं, मेनली आप देखेंगे तो जो सिंडर शंकु था उसका निर्माण इन्हीं चीज़ों से होता है। मतलब इसमें आप बहुत ज़्यादा वो मतलब लावा के बारे में ना बात करें कि लावा यहीं पे जमता है तो उससे निर्माण इसका होता है, नहीं। दरअसल क्या होता है जब ये विस्फोट होता है तो इसमें देखिए आप ये ऊपर आपके ढेर सारे जो आपके राख इत्यादि चट्टान टुकड़े हैं, ये क्या हो रहे हैं, ज्वालामुखी जो पदार्थ हैं ये निकल रहे हैं, ठीक है। और ये फिर जब दूर दूर जाकर के मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दूर दूर जाकर क्या देखिए आप छोटे छोटे मैंने पॉइंट यहाँ पर डॉटर बनाए हैं, ये सब यहाँ पे गिर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गिर रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहे हैं, आपके डिपॉजिट हो जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आकर के ये इकट्ठा होना शुरू हो जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जब थोड़ा सा ये जो क्रेटर है आपको ना, क्रेटर से थोड़ा दूर जो राख इत्यादि, ऐसा तो है नहीं कि जो राख होंगे, जो धूल कण इत्यादि होंगे, जो और चट्टान टुकड़े बात करें अगर हम ज्वालामुखी पदार्थ होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आके पास में ही क्रेटर के पास में यहीं पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो लावा की हम बात अभी यहाँ पे देखिए नहीं कर रहे हैं। जो आपका तरल है, जो मैग्मा टाइप है,
उसकी हम बात नहीं करें, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कैल्डेरा के पास में ही इकट्ठे होंगे और थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं, गुम्बदा आकृति बनाएंगे तो ये आकृति यहाँ पे गुम्बदा इस प्रकार से बनेगी। लेकिन जो दूर देखिए, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं चीज़ें, तो ये कैसे यहाँ पे बन रहा है, ये बनने का यहाँ पे कारण जो है यहाँ पे कि जब ये विस्फोट होता है तो यहाँ से फिर जो राख इत्यादि, धूल इत्यादि निकलते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्रेटर से दूर ये निक्षेपित होते हैं। ठीक है, जब क्रेटर से दूर यहाँ पे निक्षेपित होते हैं तो फिर यहाँ पे ये इनकी यहाँ पे आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इससे। मतलब क्रेटर से दूर सतह के पास, ये सतह आपके नीचे का, तो क्रेटर से दूर ये सतह के पास यहाँ पे क्या होते हैं, निक्षेपित होते हैं। ठीक है, तो और ध्यान रखेंगे कि ये जो यहाँ पे बनते हैं तो इसमें तरल, जो आपका मैग्मा इत्यादि तरल पदार्थ हैं, उनका योगदान बिल्कुल नहीं रहता है। मतलब जो तरल पदार्थ आपके निकलते हैं विस्फोट के दौरान, इनका कोई योगदान इसमें, इन आकृतियों में नहीं होता जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो आपको ये मतलब एक आकृति यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इनमें इनका योगदान नहीं होता है। ठीक है, इन आकृति में इनका योगदान नहीं होता है। और जो बिल्कुल क्रेटर के पास है, तो क्रेटर के पास तो जाहिर सी बात है कि जो आपके तरल पदार्थ हो उनकी मौजूदगी वहाँ पे होगी। लेकिन जो ये सिंटर शंकु की हम बात करें, सिंटर शंकु में मेनली यही होता है कि वे मतलब दूर थोड़ा से बनते हैं। ठीक है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और अगर हम इसमें देखें, बात करें तो इसे थ्योरी के माध्यम से कैसे देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर से बात मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि जब विस्फोट होता है तो उसमें जो राख, धूल, इत्यादि चट्टानी पदार्थ निकलते हैं तो वो दूर जाकर थोड़ा निक्षेपित होते हैं सतह के पास। ये सतह है, मतलब क्रेटर से दूर, ये क्रेटर है तो क्रेटर से दूर सतह के पास यहाँ पे निक्षेपित होते हैं। तो इसे हम कहते हैं आपके जो है, जो आपके सिंडर शंकु, इस प्रकार क्या करते हैं, हम कहते हैं सिंडर शंकु। और इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब राख इत्यादि, धूल इत्यादि से निर्मित हो रहे हैं तो इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, कमी रह पाती ऊंचाई। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे, छोटे होते हैं आकार में, ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए बात करें थोड़ा सा इस थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं क्या थ्योरी के माध्यम से चीज़ें कही जा रही हैं। तो इस शंकु का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले राख, धूल तथा छोटे छोटे विखंडित पदार्थों मतलब चट्टानों से होता है। वही बात जो हमने अभी देखा कि इनका निर्माण जो मूलतः आप देखेंगे मुख्यतः तो राख, धूल से होती है, और जो विखंडित पदार्थ, जो चट्टान इत्यादि विखंडित होती हैं, छोटे छोटे तो बिल्कुल होते हैं, उनसे इनका निर्माण होता है एक ज्वालामुखी, इस शंकु का। ठीक है, और अगर देखें तो इसकी ऊंचाई कम होती है। ध्यान रखेंगे आप, राख इत्यादि से इनका निर्माण ज़्यादातर होता है तो इनकी ऊंचाई थोड़ा कम होती है, और एक क्रेटर से दूर तथा सतह के पास एकत्रित होते हैं। ठीक है, वही मैंने आपको देखा ना कि जो आकृति बन रही है इस प्रकार की, देखिए ये इस प्रकार का जो हिस्सा पूरा दिख रहा है ना, ठीक है, क्रेटर से दूर है और सतह के करीब, उसके एक सतह देखिए आपका ये है, तो सतह के बिल्कुल करीब है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं दोनों ही साइडों में। अगर हम देखें दोनों ही साइड में इनकी इस प्रकार से मतलब स्थिति हमें दिखाई देती है। तो ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये क्या होते हैं, क्रेटर से दूर तथा सतह के पास एकत्रित होते हैं। इसके निर्माण में तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि तरल पदार्थों का अगर योगदान होगा तो होगा क्या कि ये यहीं पे आसपास ही ये ऊंचे होते चले जाएंगे। ठीक है, इनकी ऊंचाई जो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे ही तरल पदार्थ बाहर आएंगे तुरंत जम जाएंगे, और फिर जमेंगे तो इनकी ऊंचाई गुम्बदा आकार आकृतियाँ पे बनती चली जाएगी, तो इससे इनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। जब ऊंचाई बढ़ेगी तो फिर ये एक आपके देखेंगे यहाँ पर राख इत्यादि से इनका निर्माण नहीं कहा जाएगा, बल्कि हम कहेंगे कि मुख्यतः इनका निर्माण जो है तरल पदार्थों से हो रहा है, तो फिर इसे हम एक सिंडर शंकु नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा एक प्रकार का शंकु होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक राख इत्यादि, जो धूल इत्यादि है, उनके माध्यम से यहाँ पे इनका निर्माण हो रहा है, तो इसमें तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जो मतलब एक देखिए डिस्टिंग्विश एक क्वालिटी है, जिसे आप जरूर ध्यान रखेंगे, तरल पदार्थों से इनका निर्माण नहीं होता, एक अलग ही इसमें ये क्वालिटी बताई जा रही है। ठीक है, क्योंकि मुख्यतः राख तथा धूल से निर्मित होते हैं। इनके निर्माण में तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता है, क्योंकि ये मुख्यतः राख और धूल से निर्मित होते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे, राख और धूल से इनका निर्माण होता है, इसलिए इनके निर्माण में तरल पदार्थों का योगदान नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आप देख लेंगे कैम्बिग्विन आपका ज्वालामुखी है, फिलीपींस, जोरल्लो है मैक्सिको, माउंट इजाल्को है सान साल्वाडोर, ये सब आप मैप पे क्या करेंगे, लोकेट कर लेंगे। जो आपके पास एटलस होगा उसमें आप देख लेंगे कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो इसे आप जरूर से लोकेट कर लेंगे। अगर लोकेट नहीं करेंगे तो फिर देखिए, अगर आप लोकेट करेंगे तो फिर आपको एक फायदा और मिलेगा, फिर कई और भी ज्वालामुखी अगर आसपास होंगे, कोई पर्वत होगा, कोई पठार होगा, कोई नदी होगी, कोई झील होगा, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, तो एक आपको एक बेनिफिट अलग से ही यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप जरूर से लोकेट कर लेंगे। ठीक है, मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। तो हमने देखा सिंडर शंकु क्या है कि इसका जो मुख्य जो निर्माण है वो क्या है, राखों से, राख, धूल से इत्यादि से हो रहा है, और छोटे छोटे विखंडित जो चट्टान है उनसे हो रहा है। और इसमें जो तरल, जो सबसे एक बड़ी बात है, उसमें तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता, तो एक आप ध्यान रखेंगे। और ये सतह से करीब में और क्रेटर से क्या होता है, दूर में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, मतलब सतह से इनकी दूरी नहीं ज़्यादा होती है, बल्कि क्रेटर से ज़्यादा दूर होते हैं, सतह के बिल्कुल करीब में होते हैं। चलिए, हमने इसको देख लिया। अब हम बात करेंगे अपने अगले शंकु पर बात करें, जिसे हम कहते हैं परपोषित शंकु। ठीक है,
ठीक है। पैरासाइट कोल, इससे अब क्या है ये, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। चित्र के बाद सबको चीज़ें यहाँ पे थोड़ी अभी क्लियर हो जाएंगी कि परपोषित शंकु क्या होता है, पैरासाइट यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, आइए देखें, चर्चा करें। परपोषित शंकु की बात करें तो ये देखिए कैसे बनता है, थोड़ा सा आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए होता क्या है कि अब देखिए ये हमने जो आकृति बना रखी है यहाँ पे, अभी आप ध्यान रखेंगे, जो अब हम जो बात कर रहे हैं बा ज्वालामुखी के बारे में, तो हम जो ये पाइप आपको दिखा रहे हैं ना, ये जो ज्वालामुखी पाइप है, ये पाइप जो आपकी सतह के ऊपर का है, नीचे की हम बात नहीं की। देखिए सतह, ये देखा भूपड़ल आपका है, ये जो आकृति है भूपड़ल के ऊपर की है, नीचे की हम बात, ऐसा नहीं कि पाइप नीचे तक तो गई होगी, हम नीचे की बात नहीं, हम बस ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना भी ध्यान रखें कि पाइप में जो मैग्मा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कहीं आप इस पर कन्फ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ अगर, तो कैसे परपोषित शंकु का निर्माण होता है, पैरासाइट कोन का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि आप देखें शब्द से ही बिल्कुल क्लियर है, परपोषित मतलब वो खुद ही नहीं बना रहा है, खुद के द्वारा ऐसी आकृति बनाने की उसमें योग्यता नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के द्वारा क्या किया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है, फीड किया जा रहा है। जैसे कि आप परपोषीय जीवों के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, परपोषी आप वनस्पतियों के बारे में भी जानते होंगे, आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपना भोजन खुद बना नहीं पाते हैं, कुछ वनस्पतियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ अपने भोजन स्वयं बनाती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसी स्थितियाँ मतलब क्या होती है कि जब आप खुद ना बनाएं चीज़ों को, खाना आप खुद नहीं बना रहे हैं बल्कि कोई और आपको बना कर दे रहा है, तब आप खा रहे हैं। ठीक है, जैसे बात करें अगर आप सभी के घर पे माँ होंगी, माताएं होंगी, तो माताएं आपको खाना बना कर देती होंगी, आप खुद तो बना के खा नहीं रहे हैं, तो आप देखेंगे तो परपोषित हैं आप। ठीक है, मतलब एक आप दूसरे के द्वारा पोषित किए जा रहे हैं, दूसरे के द्वारा आपको भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और तो इस प्रकार से जो एक यहाँ पे जो एक शंकु के, एक ज्वालामुखी के टर्म में जो इस शब्द को प्रयोग किया गया है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि एक आपका जो मेन शंकु होगा, ठीक है, जो एक मेन ज्वालामुखी आपका होगा, जैसे मान लीजिए आपका एक ज्वालामुखी एक है, तो ये आपका क्या है, मेन ज्वालामुखी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोषित परपोषित की बात हम कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसमें हम कहेंगे भाई इसी ज्वालामुखी, बड़े ज्वाला वाले ज्वालामुखी में कुछ छोटे छोटे ज्वालामुखी यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे परपोषित ज्वालामुखी। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे इनकी उत्पत्ति हो रही है, अभी हम इतना बता रहे हैं परपोषित ज्वालामुखी कौन है, जो एक बड़े ज्वालामुखी के ऊपर एक और छोटे छोटे ज्वालामुखी क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं परपोषित। मतलब ये इस बड़े ज्वालामुखी के द्वारा क्या कि पोषित किए जा रहे हैं। ठीक है, इस बड़े ज्वालामुखी के द्वारा देख रेख में है ये, और इसी के माध्यम से ये बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, अगर ये बड़ा वाला ज्वालामुखी नहीं होता है तो फिर इनका तुरंत ही विनाश हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वही बात है, जब आपको खाना नहीं मिलेगा तो फिर आपका क्या होगा, जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम इसमें बात कर रहे हैं परपोषित शंकु क्या है। तो अगर हम बात करें इसमें, देखिए परपोषित शंकु के बारे में खुल के बात करें, तो अब देखिए हम बात करेंगे इसमें कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। जैसे मानिए कि आपका देखिए जब ये ज्वालामुखी क्रिया होती है तो क्या होता है कि एक केंद्रीय ज्वालामुखी क्रिया की हम बात कर रहे हैं, मतलब एक मिडल में आपका क्या होगा, एक आपका मतलब छिद्र होगा जिसके माध्यम से ज्वालामुखी पदार्थ जो नीचे का है वो ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पाइप आपकी है, जो ज्वालामुखी जो पाइप है, जिसके माध्यम से आपका तरल मैग्मा, विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी चट्टान इत्यादि, मतलब विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी पदार्थ क्या करें ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपके लिए, ये आपका एक ज्वालामुखी पाइप है। तो इस पाइप को हम कहेंगे मेन पाइप। लेकिन मान लीजिए कि अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, ज्वालामुखी लगातार बड़ा होता चला जा रहा है, इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जब इसका आकार लगातार बढ़ता चला जाएगा तो इसमें ऐसा आएगा, फिर इसमें देखिए दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। जब आकार इसका लगातार बढ़ता चला जाएगा ना, तो इसमें दरार, विभिन्न जगह से दरार, देखिए यहाँ पे दरार उत्पन्न होने लगेगा, मतलब फटने लगेगा, थोड़ा सा इसमें फटन की क्रिया होने लगेगी, थोड़ा सा फटने लगता है। और जब ये फटेगा, दरार पड़ेगी, तो फिर क्या होगा कि जो आपका मेन पाइप है, ठीक है, अगर ये दरार, ये फटन जो है, जो फटने की क्रिया इस मेन पाइप से अगर कहीं से भी संलग्न हो गई, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इस मेन पाइप में जो आपका मैग्मा आता है, तरल मैग्मा, वो अब इन दरारों के माध्यम से भी क्या होगा, बाहर निकलने का प्रयास करेगा। ठीक है, इन दरारों के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और जब ऐसी स्थिति होगी कि ये मैग्मा जो दरारों के माध्यम से ऊपर बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो अब क्या होगा कि मान लीजिए दरार कहीं जाकर खुलेंगे आपके इसे ज्वालामुखी के, मतलब किसी साइड, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, किसी भी साइड अगर मान लीजिए जाकर खुलेंगे, तो अब क्या होगा कि अब ये मेन पाइप से जो इतर सब पाइप्स, मतलब उप नली, जो मेन पाइप मतलब कि मुख्य नली जो है, इसके इतर मतलब इसके अलावा कुछ उप नलियाँ यहाँ पे बन जाएंगी, कुछ सब पाइप बन जाएंगी जो कि पतली होंगी, इस मेन पाइप से छोटी होंगी, और इनके माध्यम से क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे आप कि दरार के माध्यम से यहाँ पे ये ज्वालामुखी क्रिया फिर होना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ से ज्वालामुखी यहाँ पे फिर देखिए एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लगातार ज्वालामुखी क्रिया होने लगेगी, फिर ज्वालामुखी पदार्थ यहाँ बाहर आएंगे, जमेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर ज्वालामुखी शंख निर्माण यहाँ पे होना शुरू होगा। इस प्रकार से हम कहते हैं कि अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो एक मुख्य नली है, इसके माध्यम से
कई शाखाएं से निकल रही तब जाकर ये यहाँ पे एक शंकु का निर्माण हो रहा है। अगर ये मुख्य नली नहीं होती तो क्या ये शाखाएं निकल पाती? नहीं निकल पाती, क्योंकि इनमें उतनी कुव्वत नहीं है, इनमें उतनी योग्यता नहीं है कि ये क्या करें, डायरेक्ट जहाँ से आपका मतलब नीचे भूपटल को तोड़ते हुए जहाँ से नली आ रही है उसमें ये अपने आप को खुद से समाहित कर पाए। इसमें इनमें वो ताकत नहीं है, इसलिए ये दूसरे से क्या कर रही हैं, अपना मतलब अपने लिए मैग्मा लेकर आ रही ताकि ये अपना खुद का शंकु बना सकें। तो इसीलिए इनको कहते हैं परपोषित, ठीक है, दूसरे के द्वारा पोषित की जा रही हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि नलियों के माध्यम से, अब एक नली से एक दरार से दूसरा दरार मान लीजिए कनेक्ट हो गया तो उसके माध्यम से भी यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी क्रिया होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और तो ये कब होता है, ज्वालामुखी जो परपोषित शंकु होता है इनका निर्माण कब होता है? अगर हम देखें तो पहले क्या होता है, शंकु बनता है, उसमें एक आप जानते हैं कि नली होती है जिसके माध्यम से सब ज्वालामुखी पदार्थ ऊपर आते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये बहुत ही समय बाद क्या होता है कि मतलब काफ़ी समय के बाद ये लगातार बढ़ता चला जाता है, विस्तृत आकार ले लेता है, एक बड़ा आकार ले लेता है, तो फिर इसमें एक फटन की क्रिया, एक मतलब इसमें थोड़ा सा दरार इत्यादि पड़ने लगती हैं, तो फटने लगते हैं, ये जगह जगह ऐसी सतहें क्या होती हैं, फटने लगती हैं। और जब ऐसा होता है, ऐसी सतहें इत्यादि फटने लगती हैं, तो फिर क्या होता है कि वो दरार वहाँ पे उत्पन्न होता है, और दरार के माध्यम से, दरार का मान लीजिए कि जो मुख्य नली है, जो कि मेन पाइप है ज्वालामुखी की, जो ज्वालामुखी पाइप है, अगर उससे वो कनेक्ट हो जाती है तो फिर होता ये है कि फिर वहाँ से फिर मैग्मा आपके इसके माध्यम से, इस दरार के माध्यम से दूसरी जगह पे निकलने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो मुख्य ज्वालामुखी अब जो आपका शंकु है उसके सतह पर कहीं निकलने शुरू हो जाता है, फिर वहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ बनती है हम कहते हैं परपोषित ज्वालामुखी आकृतियाँ। और इसमें हम बात करें, कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि जो परपोषित वाले शंकु हैं, मतलब जो आपके छोटे वाले जो शंकु हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें लगातार मतलब ज्वालामुखी क्रिया होती है और इनका लगातार, इनके पाइप का आकार भी लगातार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब एक समय ऐसा था कि ये इनकी एक जैसे ना आकृति जो होती है, इनकी आकृति लगातार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये बिल्कुल जो आपका जो इनका कोण है, मदर कोण के या तो एकदम बराबर हो जाते हैं, मतलब या तो बहुत ही बड़े हो जाते हैं। बड़े नहीं कहते हैं, मतलब बड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत ही बड़े ये खुद में भी हो जाते हैं, जैसे कि एक अलग शंकु का हम इसे कह सकें कि एक अलग प्रकार का शंकु है, लेकिन असल में ये परपोषित ही होते हैं। और इनकी आकृति कभी कभी तो जो मदर शंकु होती है, मदर कोण होती है, उसके बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इनकी आकृति में जो है अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर यहाँ पे समझ में आई होगी किस प्रकार से यहाँ पे जो आपका परपोषित शंकु है इसका निर्माण होता है, ठीक है। भाई थोड़ा सी चीज़ों का अगर हम कुछ चित्र के माध्यम से देखें तो कैसे समझेंगे, हम थोड़ा चित्र के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं। अगर बात करें तो देखिए ये एक शंकु है, जैसे थोड़ा सा ऐसे ही ग्राफिक माध्यम समझाने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ से मैग्मा चैम्बर यहाँ से ऊपर निकल रहा है, एक नली इधर चली गई, पैरासाइट शंकु देखिए यहाँ पे अब इतना बड़ा ये होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से पैरासाइट शंकु यहाँ पे बन रहा है। अब और चित्रों को देखें तो एक ज्वालामुखी है, देखिए ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, लावा जो तरल लावा भूगर्भ का ऊपर आ रहा है, उसी की एक आकृति है छोटी सी। और चीज़ों को देखें तो ये तो सब आपके पुराने वाले हैं। हाँ, ये भी देखिए एक ज्वालामुखी उद्गार के समय कैसी स्थिति होती है, कितना भयंकर उद्गार होता है, ये उसको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। कितना मतलब कितना ज़्यादा फोर्स, कितना ज़्यादा प्रेशर से चीज़ें अंदर से भूगर्भ से क्या ऊपर आगे सतह पर आती हैं, ठीक है। ये बहुत ही आप जैसे लग रहा होगा कि कोई परमाणु बम यहाँ पे फूट रहा है, ठीक है, मतलब ऐसी यहाँ पे ऐसा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक मतलब समझिए उतना ही यहाँ पर क्षमता बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, बहुत दूर तक इनका प्रभाव होता है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने देखा ही है। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे देखें कि परपोषित शंकु का एक यहाँ पे एग्जाम्पल और है, चित्र यहाँ पे और है। देखिए कुछ शंकु यहाँ पे हैं तो कुछ यहाँ पे उद्गार धीरे धीरे हो रहा है, मतलब अलग अलग जगहों पे यहाँ पे उद्गार देखिए दूसरे शंकु का उद्गार, मतलब परपोषित शंकु यहाँ पे निकल रहा है अलग जगहों पे। तो इस प्रकार से ये भी एक एग्जाम्पल ही है। तो इन सब एग्जाम्पल के माध्यम से हम यही समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो आपका एक पैरासाइट जो कोन होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो वही है जब बड़ा हो जाता है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी देखिए यहाँ पदार्थ जो है नीचे आ रहा है ना, देखिए लाल लाल तरीके का पदार्थ यहाँ नीचे आया है। अभी क्या होगा, जम जाएगा, एक समय बाद जम जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, मतलब चट्टान का रूप ले लेगा। तो इसी प्रकार से फिर आप देखेंगे इस नली के माध्यम से यहाँ पे निकल रहा है, तो एक पैरासाइट यहाँ पे कोन का निर्माण हो रहा है। वो चित्र साफ नहीं दिख रहा हुआ क्योंकि उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं चित्र की, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस चलते हैं। तो मैंने आपको एक और चित्र के माध्यम समझाने का प्रयास किया कि कैसे आपके पैरासाइट जो कोन होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, वो कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर आपके दिमाग में चीज़ें बिल्कुल छप जाती हैं जाकर के, ठीक है, रदर देन कि आपको एक थ्योरी के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाए। और जहाँ तक बात ज्योग्राफी की करें हम, तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको कदम कदम पे चित्रों की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा कई बार होता है कि आपको चित्र याद रह जाते हैं लेकिन उनकी थ्योरी याद नहीं रहती है, और चित्र याद रहते हैं तो
फिर आप क्या करते हैं कि चित्रों के माध्यम से उस थ्योरी को आप खुद ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अगर आपको चित्र अच्छे से याद हो जाता है तो आप थ्योरी को, मान लीजिए मैंने यही चित्र आपको समझाया, तो अब आप इस स्थिति में है कि इसके बारे में परपोजिट शंकु क्या तो उसको आप खुद ही लिख लें। ठीक है, मुझे इसमें थ्योरी देने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद ही लिख सकते हैं, आप इस स्थिति में हैं। ठीक है, लेकिन वही होता है कि एक मनोवैज्ञानिक होता है कि नहीं थ्योरी भी मिल जाती तो अच्छा रहता है, पीडीएफ भी मिल जाता तो अच्छा रहता है। अब मैं देखता हूँ कि बार बार आप लोग पीडीएफ मांगते रहते हैं। मैंने आपसे एक बार जब कहा कि ठीक है, मुझे लगता है कि नए जो स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट्स ही ऐसा मतलब कहते हैं, पुराने तो उनको पता है कि पीडीएफ प्रोवाइड क्यों नहीं किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया तो बिल्कुल आप आलसी हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि आप आलसी हो, कि ऑप्शनल एक बड़ा सब्जेक्ट देखिए होता है ऑप्शनल, और भी ज्योग्राफी जैसा ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत आपसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम मांगता है आपसे, और आपको काम करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं करेंगे इसके साथ तो फिर समस्या हो जाएंगी आपको ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, कोई छोटा ऐसा सब्जेक्ट है नहीं जिसमें कि आपको बस पढ़ लिया ऐसे और चीज़ें याद हो गई, समझ में आ गई, जैसे सोशल वर्क इत्यादि हो गए। इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है ना ये थोड़ा सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इत्मीनान से पूरा गहराई में उतरना पड़ता है। ठीक है, चित्रों को समझना पड़ता है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर आपको कल को किसी से समझाना हो तो फिर आप उस स्थिति में हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, तभी समझिए कि आपको ज्योग्राफी अच्छे से आ रही है। इसके साथ आपको मेहनत करना पड़ता है। नोट्स बनाने से क्या मतलब फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को फिर से एक बार जीना शुरू करते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेक्चर आप देखते हैं एक बार तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें मतलब समझते हैं चीज़ों को, कैसे चीज़ें हैं और क्या क्या प्रोग्रेस कैसे होता है। लेकिन जब आप एक बार नोट्स बनाते हैं ना तो उसमें आप फिर से उन्हीं चीज़ों को खुद से जीते हैं, फिर आप खुद से प्रोड्यूस करते हैं उसको। ठीक है, तो उससे एक जो मेमोरी में वो चीज़ें थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं, मतलब लंबे समय तक टिकाऊ हो जाती हैं, और जो एक जो क्षमता होती है, समझ की क्षमता, वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, आइए हम तब वापस चलते हैं। आप थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से चीज़ों को देख लें कि थ्योरी के माध्यम से परपोसिट शंकु को, पैरासाइट कोण को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए बात करते हैं थ्योरी के माध्यम से। तो थोड़ी सी थ्योरी उसको देख लेते हैं कि कैसे थ्योरी के माध्यम से चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जब एक सबसे पहले बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ज्वालामुखी शंकु है, मतलब परपोसित वाला, ये एक इस प्रकार के परपोसित शंकु के मतलब तरीके में दिखाई देते हैं, एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर कि जब एक ज्वालामुखी शंकु अत्यधिक बड़ा हो जाता है तब उसमें जगह जगह दरार पड़ने लगती है और मुख्य नली से मैग्मा इन दरारों के माध्यम से शंकु के दोनों किनारों के ढालों पर बाहर आकर जमना शुरू कर देता है और छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण होता है जो कि मुख्य नली पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहते हैं। इस कारण इन्हें हम परपोषित शंकु कहते हैं। आपने देखा, अब फिर से इसको आप एनालिसिस करते हैं। देखिए, जब एक ज्वालामुखी क्या होता है, अत्यधिक बड़ा हो जाता है, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि बड़ा हो जाता है, जब बड़ा उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा होने पर उसमें क्या होता है, जगह जगह उसमें क्या होती है, दरारें पड़ने लगती हैं। ठीक है, जगह जगह उसमें दरार पड़ने लगती है, और जब दरार पड़ती है तो इस दरार के माध्यम से क्या होता है, जो मुख्य नली से मैग्मा क्या होता है, इन दरारों के माध्यम से शंकु के दोनों किनारों के ढालों पर बाहर आना शुरू हो जाता है, बाहर आने लगता है, फिर जमना शुरू कर देता है। दरार पड़ेगा तो शंकु के जो दोनों आपके किनारे हैं उसके माध्यम से जो उनके ढाल इत्यादि हैं, उनके किनारे किनारे वो आकर फिर उन ढालों के माध्यम से, मतलब उन ढालों पर आकर के एक शंकु का यहाँ पे निर्माण होना शुरू हो जाता है। और फिर छोटे छोटे शंकुओं का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है, जो कि मुख्य नली पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर होते हैं। मतलब मुख्य नली से ही उनको मैग्मा, आगे भूगर्भिक के विभिन्न जो पदार्थ हैं उनको वो मुख्य नली से ही प्राप्त होता है और उस पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये मुख्य नली पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर होते हैं, इसलिए हम क्या इस कारण से हम क्या कहते हैं, परपोषित शंकु कहते हैं। मतलब ये खुद से तो अपने आप को पोषित कर नहीं रहे, ये एक मुख्य नली है, उसके माध्यम से ये अपने आप को अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, बचाए हुए हैं। तो इससे फिर हम इससे क्या कहते हैं, परपोषित शंकु कहते हैं। ठीक है, तो जब एक ज्वालामुखी शंकु अत्यधिक बड़ा हो जाता है तब उसमें जगह जगह दरार पड़ने लगती है और मुख्य नली से मैग्मा इन दरारों के माध्यम से शंकु के दोनों किनारों के ढालों पर बाहर आकर जमना शुरू कर देता है और छोटे छोटे शंकुओं का यहाँ पर निर्माण होता है जो कि मुख्य नली पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहते हैं। इस कारण हम क्या कहते हैं, परपोषित शंकु कहते हैं। तो आपको मैंने चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझा दिया। अब यहाँ पे एक थ्योरी के माध्यम से चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं, तो आप इसे देख लेंगे। ठीक है, अब हम बात करें आगे, तो हम बात करेंगे मिश्रित शंकु पर बात करें, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट कोन कहते हैं। तो आइए देखते हैं मिश्रित शंकु क्या होता है। इसको भी चित्र को देख रहे हैं आप, ढेर सारे को चित्र मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए देखिए थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा लगा, आप इधर भी चित्र यहाँ पे भी देख रहे हैं, थोड़ा बनाने समय लगा इन सब चित्रों को, और चित्र ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, इसलिए यहाँ पे देखेंगे आपको कि एक लंबा थोड़ा समय मिला यहाँ पे मुझे लेना पड़ा आपको समझाने के लिए, और थोड़ा आपको लेक्चर प्रोवाइड करने में भी एक लंबा समय मुझे आप यहाँ पर लेना पड़ा। सॉरी। तो अब हम बात करेंगे मिश्रित शंकु क्या होते हैं, कंपोजिट कोन क्या होते हैं। पहले हम इसको समझेंगे आपको चित्र के माध्यम से, फिर एक आप हम मतलब छोटा सा एक हमें यहाँ पे
थ्योरी भी देख लेंगे, तो थ्योरी के माध्यम से भी चीज़ों को यहाँ पे समझ लेंगे। मेन जो है आपको देखिए समझने वाला वो चित्र ही है। चित्र भी आप अगर आप अच्छे समझ लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे थ्योरी इत्यादि की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती है, क्योंकि चित्र समझने के बाद फिर आप अपनी उस स्थिति में होते हैं कि आप खुद से इसे प्रोड्यूस कर सकें या समझ सकें। ठीक है, तो आइए हम बात करें, चर्चा करते हैं कि ये आपका जो मिश्रित शंकु है ये क्या है। जैसा कि आप चित्र देख रहे हो, चित्र से थोड़ी चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात जो आप मिश्रित शंकु कंपोजिट शंकु के बारे में याद रखें, जानें, वो यह है कि ये जो शंकु होता है अधिक ऊंचा होता है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला कोई शंकु होता है तो आपका कंपोजिट कोन होता है, मिश्रित शंकु होता है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी होती है, किस प्रकार के ज्वालामुखी शंकु की होती है, तो आप कहेंगे मिश्रित शंकु की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, अब कैसे होता है हम बताएंगे, इसको चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की मैंने परत यहाँ पे बना रखी है। देखिए नीचे परत ये है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक परत ये है, यहाँ पे परत ये है, फिर यहाँ पे आपका एक परत ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे एक परत आपकी है, फिर यहाँ पे ऊपर आपका एक परत है। अब देखिए परत कैसे हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसे हम परत देखिए विभिन्न प्रकार के परत यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम परतदार शंकु भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे समझेंगे कि कैसे ये मतलब परत इत्यादि बन रहे हैं, तो इनको हम किस प्रकार से परतदार शंकु और मिश्रित शंकु कहते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। तो पहली जो कॉमन चीज़ है वो तो यही है कि यहाँ पे आप ये पाइप जो है, इस पाइप को आप ध्यान रखें कि ये जो पाइप आपकी है, इस पाइप के माध्यम से आपको जो भूगर्भ का तरल मैग्मा है, जो भूगर्भ की चट्टान है, मतलब भूगर्भीय जो पदार्थ हैं, ज्वालामुखी जो पदार्थ हैं, वो क्या आ रहे हैं, ऊपर आपके आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या, अभी हम मान चलेंगे सबसे अभी छोटी इसकी आकृति, मतलब अभी एकदम शुरुआत है, अभी एकदम क्या है, एकदम शुरुआत है। मान लीजिए अभी ये स्थिति इसकी है, अभी यहाँ पे ये पाइप है, पाइप के माध्यम से क्या हुआ, मैग्मा निकला, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइड में जम गया। ठीक है, एक अम्लीय प्रकार का मैग्मा है तो लगातार यहाँ पे जम गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब विस्फोट यहाँ पे होगा तो आप मुझे बताइए, विस्फोट होने पर कुछ राख, कुछ धूल इत्यादि भी निकलेंगे। ठीक है, कुछ चट्टान टुकड़े भी निकलेंगे। ठीक है, तो ये जो चट्टान टुकड़े निकलेंगे, पायरोक्लास्ट निकलेंगे। देखिए पायरोक्लास्ट क्या था, वही विभिन्न प्रकार के जो चट्टान टुकड़े होते हैं आपके ज्वालामुखी चट्टानी टुकड़े होते हैं, उन्हें पायरोक्लास्ट इत्यादि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चट्टानी टुकड़े, राख, धूल इत्यादि निकलेंगे। तो अब ये क्या होगा, जो आपका अम्लीय प्रकार जो मैग्मा इसके ऊपर जम जाएंगे, होगा ना ऐसा, जो अम्लीय प्रकार का जो तरल मैग्मा है वो तो पहले जम जाएगा, फिर जो आपका चट्टान इत्यादि जो राख इत्यादि होंगे वो इसके ऊपर जमते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जब तक अम्लीय मैग्मा न जमे तब तक इसके ऊपर राख नहीं जमेंगे, ऐसा भी नहीं। देख बिल्कुल, दरअसल इसमें क्या है कि जब आपका ये नीचे से मैग्मा निकलेगा तो फिर इसमें मैग्मा भी जमता चला जाएगा और थोड़ा राख इत्यादि भी जमते चले जाएंगे, राख, धूल, कण इत्यादि भी जमते चले जाएंगे। लेकिन चूंकि राख, धूल, कण इत्यादि बहुत ऊंचाई तक निकल जाते हैं ऊपर और फिर धीरे धीरे उन नीचे आते हैं, जमते हैं, फिर धीरे धीरे जमते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि पहले आपका ये जो आपका लावा तरल लावा है पहले जम जाता है, फिर ये धीरे धीरे आपके इस पर जमना शुरू कर देते हैं। तो एक परत ये बन गई लावा वाली, ये परत फिर यहाँ पे धूल, कण इत्यादि राख वाली बन गई। फिर मान लीजिए अगली स्थिति ऐसी आती है कि फिर इसमें विस्फोट होता है, फिर विस्फोट होगा तो फिर यहाँ पे अब क्या होगा, ज्वालामुखी पदार्थ यहाँ पे फिर निकलेंगे, जमना, ये तरल वाला जो पदार्थ है जमना शुरू होगा, यहाँ पे तरल पदार्थ यहाँ पे जमेगा, उसके बाद फिर आपका जो राख इत्यादि है वो यहाँ पे फिर जमना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से स्थिति फिर बनती है। तो इस प्रकार से देखेंगे लगातार तरल पदार्थ, फिर उसके बाद राख, धूल, कण इत्यादि जमते हैं। तो इस प्रकार जब जमना शुरू करते हैं ये, तो जब ऐसी आकृति बनती है तो फिर इसे क्या कहते हैं, लगातार एक परत दर परत यहाँ पे जमते शुरू हो जाते हैं, फिर इनकी ऊंचाई लगातार ऐसे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मतलब इसी प्रकार से इनकी ऊंचाई देखेंगे, लगातार विस्फोट होगा, लगातार जमेंगे तरल वाले पदार्थ, फिर उसके ऊपर राख इत्यादि, तो इस प्रकार से लगातार इनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये जो आपके मिश्रित शंकु होते हैं ये ऊंचाई में सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बस आप समझ लें कि ये विभिन्न प्रकार की देखिए परत बनाए गए, लावा परत है ये। ठीक है, और राख, चट्टानी टुकड़े, पायरोक्लास्ट हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ इत्यादि हैं, ये इस प्रकार से लगातार इनकी ऊंचाई इत्यादि बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से जो इनकी ऊंचाई होती है, सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है ज्वालामुखी शंकुओं में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। तो मिश्रित शंकु क्या है, इसमें सब चीज़ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की मतलब आकृति, जैसे लावा इत्यादि में मिलेंगे आपको, राख में मिलेगा, धूल में, कण में मिलेंगे, चट्टानी टुकड़े इत्यादि मिलेंगे, और विभिन्न प्रकार के जो ज्वालामुखी पदार्थ ऊपर आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मिलती है। तो इसलिए हम कंपोजिट शंकु कहते हैं, मिश्रित शंकु कहते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसको हम थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं, फिर से अपने हम ऐसे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया है चैप्टर ये, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसमें बायो ज्वालामुखी क्रिया एक साथ ही मैं आपको कंबाइंड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें बायो ज्वालामुखी क्रिया में काफ़ी ज़्यादा और भी कई आकृतियाँ हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। जो है इंपॉर्टेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और विभिन्न प्रकार के डायग्राम भी इसमें बनाने पड़े थे, इसलिए थोड़ा सा एक लंबा ये लेक्चर हो गया। तो मैंने सोचा एक ही में इसको इंक्लूड कर देते हैं, अलग अलग बताने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। तो अब हम बात करें अगर, तो ज्वालामुखी, ये आखिरी आपका पेज है। यह ज्वालामुखी शंकु सर्वाधिक ऊंचाई वाला होता है तथा इसमें ज्वालामुखी पदार्थ
परत के रूप में जमा होते हैं, इसलिए इसे परतदार शंकु या स्ट्रेटो कोन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लावा तथा विखंडित पदार्थ परत दर परत बनाते हैं। विश्व के बड़े ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी शंकु के उदाहरण, मतलब जो बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं वो ज्वालामुखी शंकु के ही उदाहरण हैं। कौन से? आपके मिश्रित वाले। ठीक है, जापान का फ्यूजियामा है, यूएसए का रेनियर है, हुड है। ठीक है, और भी कई ढेर सारे हैं, वो हम अभी बाद में भी देखेंगे जब ज्वालामुखी पर्वतों का मैं अलग से बताएंगे कि कितने ज्वालामुखी पर्वत आपके विश्व में इंपॉर्टेंट, उसको मैं मैप पे लोकेट करने के लिए भी आपसे कहूँगा, तो उसमें हम देख लेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो ज्वालामुखी शंकु, यह ज्वालामुखी शंकु मतलब कि जो मिश्रित प्रकार का जो ज्वालामुखी जो शंकु है, ये क्या होता है, ये सर्वाधिक ऊंचाई वाला होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई होती है। सभी ज्वालामुखी शंकु में सबसे ज़्यादा ऊंचाई किस शंकु की होती है? मिश्रित शंकु की होती है। ठीक है, कंपोजिट कोन की होती है। तथा इसमें ज्वालामुखी पदार्थ जो होते हैं परत के रूप में जमा होते हैं। ठीक है, परत के रूप में कैसे जमा होते हैं हमने देख लिया कि एक बार, उसके बाद ऊपर का परत राख इत्यादि, धूल इत्यादि, फिर मैग्मा इत्यादि तरल पदार्थ, फिर उसके बाद धूल इत्यादि। इस प्रकार से परतदार मतलब परत के रूप में जमा होते हैं, इसलिए इसे हम परतदार शंकु भी कहते हैं, स्ट्रेटोकोन भी कहते हैं। तो एक नाम इसका और भी ध्यान रखेंगे कि जो मिश्रित शंकु होता है उसे ही परतदार शंकु या फिर स्ट्रेटोकोन कहते हैं। मतलब कंपोजिट जो कोन है उसे ही हम स्ट्रेटोकोन भी कहते हैं। तो कहीं अगर शब्द ये आ जाए तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे कि सर ने ये तो परतदार शंकु बताया ही नहीं क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो परतदार शंकु है उसे ही हम मिश्रित शंकु भी कहते हैं। ठीक है, अब बताएं तो इसमें लावा तथा विखंडित पदार्थ परत दर परत क्या बनाते हैं? परत बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि परत के रूप में ये क्या होते हैं? दोनों इकट्ठे होते हैं, लावा और विखंडित पदार्थ। ठीक है, तो एक परत लावा का, एक परत विखंडित जो पदार्थ हैं, धूल कण इत्यादि हैं, राख इत्यादि हैं, तो उनका एक परत बनता है। विश्व के बड़े ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी शंकु के ही उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखें कि मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के उदाहरण, तो मिश्रित आप यहाँ पे लिख लेंगे कि जो विश्व के जो बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं आपके मिश्रित शंकु जो है इन्हीं के उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखें जापान का फ्यूजियामा देखेंगे, यूएसए का रेनियर है, हुड है, और भी कई ऐसे हैं ढेर सारे, तो हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। और चूँकि मैं चाह रहा था कि जितने भी बाह्य ज्वालामुखी पदार्थ हैं, सॉरी आकृतियाँ हैं, उनको एक साथ ही इंक्लूड करके पढ़ा दिया जाए आपको, इसलिए थोड़ा सा एक वीडियो लंबा हो गया। इसके बाद जो आपका अगला वीडियो होगा उसमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे जो आपके सक्रिय मतलब जो ज्वालामुखी के पदार्थ हैं, ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन कैसा होगा, प्रसुप्त सुसुप्त ज्वालामुखी कैसा होता है, आपका शांत ज्वालामुखी क्या है, इसके बाद चर्चा करेंगे। फिर इसे कंप्लीट करते हुए फिर हम विभिन्न जो वितरण है ज्वालामुखी का, कि आपके कहाँ कहाँ ज्वालामुखी का वितरण पाया जाता है, जैसे मध्य आपका पेटी है, फिर आपका कई जगह आप देखेंगे तो वहाँ पर ज्वालामुखी जो रिंग ऑफ फायर इत्यादि है वो सब कुछ हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में बताएंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद हम ज्वालामुखी अपना कंप्लीट कर लेंगे, मतलब एक होल पूरा आपका लगभग 4-5 वीडियो में आपका पूरा ज्वालामुखी पूरी तरीके से क्या कर लिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लंबा वीडियो हो गया, लेकिन थोड़ा सा आप इसे पेशेंस बनाकर देखेंगे। सारी चीज़ें आपकी जो बाह्य ज्वालामुखी क्रिया के बारे में संबंधित है वो एक ही वीडियो में आपको इंक्लूड करके दे दिया गया है। ठीक है, तो इसे देख लेंगे आप। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।